This is 8th Standard Social Science, Chapter 6, Effects of the British Rule in India. यानी ब्रिटिश रूल इंडिया में ब्रिटिश रूल की वजह से इंडिया का कैसे इफेक्ट हुआ है। इससे पहले हमने फर्स्ट लेसन में अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, यानी यूरोपियंस कैसा इंडिया पहुंच गया है वो, और हाउ दे बिकेम रूलर्स। पहला ट्रेडिंग के लिए पहुंच गए, उसके बाद वो कैसे रूलर्स बन गया, उसके बाद उनका रूलिंग की वजह से क्या इफेक्ट हुआ इंडिया में। Okay, page number 32, you can see what textbook also is. Aruna was reading the newspaper in the morning while her daughter Purva was sitting beside her and doing her homework. Aruna read loudly. Revolution in Libya. Hearing this, Purva asked, "Why do people revolt?" Aruna answered, "When the needs of people are not satisfied and people face economic crisis, they revolt. In our country also during the British rule, the condition of the people was very bad and resulted in a revolt. Let me tell you about the life of the Indians at that time." Here Aruna, she was reading the newspaper morning, and her daughter Purva, she was sitting beside and doing her homework. जब अरुणा रीड लाउडली यानी जोर से पेपर में से न्यूज़ पढ़ रहे थे, रेवोल्यूशन इन लिबिया, और यहाँ पे हेडिंग है रिवोल्यूशन इन लिबिया, यानी लिबिया में जो रिवोल्यूशन के बारे में न्यूज़ आया वो सुनते ही पूर्वा ने पूछा है, व्हाई डू पीपल रिवोल्ट, यानी ये लोग वो रिवोल्ट क्यों करते हैं। तब अरुणा ने आंसर दिया, जब व्हेन द नीड्स ऑफ पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड, यानी जब लोगों का ज़रूरत है सेटिस्फाइड नहीं, लोगों को जो मेन चीज़ जो ज़रूरत है वो नहीं मिला तो, एंड पीपल फेस इकोनॉमिक क्राइसिस, और दूसरी जो है लोगों का इकोनॉमिकली क्राइसिस, यानी उनकी इनकम में बहुत गिरावट आ जाता है, बहुत प्रॉब्लम चलता है, देन दे रिवोल्ट इन, ऐसा स्थिति में वो रिवोल्ट। और इन आवर कंट्री आल्सो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, और हमारे देश में भी जब ब्रिटिश का रूलिंग का समय पे द कंडीशन ऑफ द पीपल वॉज वेरी बैड, लोगों का कंडीशन बहुत बैड है, एंड रिजल्टेड इन रिवोल्ट। उस समय भी इस बहुत बैड कंडीशन की वजह से लोगों का सभी लोगों ने रिवोल्ट किया। रिवोल्ट मीन्स यहाँ पे अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट उसको सभी मिलकर आंदोलन करते हैं। लेट मी टेल यू अबाउट द लाइफ ऑफ द इंडियंस एट द टाइम। तो उनकी मम्मी ने, जो पूर्वा की मदर ने, उस समय यानी ब्रिटिशर्स का रूलिंग के समय पे हमारा इंडियंस का लाइफ कैसे होते थे उनके बारे में बताने वाला। इंडिया वॉज economically prosperous till the 18th century. The anarchy that followed the death of Aurangzeb too could not weaken it. It has been admitted by historians across the world that the industries, production techniques, and the organization of trade in India were unmatched at that time. और टिल 18th century, यानी 18th century तक इंडिया बहुत economically बहुत prosperous थी, और the anarchy that followed the death of Aurangzeb too, यानी यहाँ पे उस समय अलग अलग किंग्स रूलिंग करते थे। अनारची का मतलब ये वहाँ पे अलग अलग राज्यों में, और जो औरंगजेब का उस समय जो किंग था औरंगजेब मुगल एम्परर, उनकी डेथ के बाद भी इतना वीक नहीं हुआ। और इट हैज़ बीन एडमिटेड बाई हिस्टोरियंस, इसके बारे में हिस्टोरियंस यानी जो हिस्ट्री में पूरा हिस्ट्री का उस समय जो हिस्टोरियंस इधर उधर घूमते घूमते हर देश की स्थिति कैसी है बुक्स लिखते थे, वो हिस्टोरियंस अक्रॉस द वर्ल्ड, और उन्होंने पूरी दुनिया में देखते हुए उन्होंने ये बताया था, द इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन टेक्निक एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेड, इंडिया वॉज अनमैच्ड, यानी उस समय पूरे दुनिया में इंडस्ट्रीज बहुत आगे बढ़ गए हैं, और प्रोडक्शन टेक्निक यानी जो मशीन यूज़ करके प्रोडक्ट करने के जो टेक्निक और टेक्निकल भी, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेड, उसके अलावा जो ट्रेड यानी बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी इंडिया में अनमैच, यानी एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा है, यानी बहुत पीछे है। द सेम कंट्री इंडिया बिकेम पुअर एंड बैंकरप्ट ड्यूरिंग द नियरली 200 years ऑफ द ब्रिटिश रूल। तो एक समय तो बहुत इकोनॉमिकली प्रॉस्परस था ऐसा कंट्री, और ये ब्रिटिशर्स के रूलिंग में, यानी नियरली ब्रिटिशर्स 200 years तक हमारा रूलिंग किया है,
उनके अंडर में बहुत इंडिया जो है बहुत पुअर बन गया है एंड बैंकरप्ट ड्यूरिंग द नियरली 200 years ऑफ, यानी जो ब्रिटिशर्स से हमारा जो बैंकरप्ट यानी जो हमारे इंडिया की जो एकेडमिक सभी लूट के अपना देश में ले गए थे। इट बिकेम द कंट्री दैट supplied raw materials to the factories in England and offered a large market for the finished products of the factories in England. उस समय इंडिया को ब्रिटिशर्स ने सिर्फ ऐसा बनाया है, इंडिया जो है उनकी रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला कंट्री, यानी फैक्ट्रीज की जो रॉ मटेरियल होती है, जैसे कपड़ा बनना है तो उसके रॉ मटेरियल क्या होते हैं, कॉटन। ऐसा ब्रिटिशर्स का जो मेनली हमारा देश का जो कॉटन ले जाके वहाँ पे कपड़ा बना के वापस हमारे इंडिया का मार्केट बना के बेचते थे। इस तरह से जैसे कॉटन और इंडस्ट्रीज़ की जो रॉ मटेरियल चाहिए वो सभी सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोडक्ट करने वाला देश जैसा बना लिया, और वो भी इंग्लैंड में जो उनकी फैक्ट्रीज है उनके लिए। और इसके अलावा वहाँ से जो फैक्ट्री में बनने के बाद वो चीज़ें ला के मार्केट में बेचने के लिए भी इंडिया का उस समय इतना इंडस्ट्रीज़ कुछ भी नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश रूलिंग कर रहे थे, इंडिया में कुछ भी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश नहीं किया, इसलिए यहीं पे उनका एक बड़ा सा मार्केट, यानी उनकी जो इंग्लैंड में जो फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन किया है उन चीज़ों को इंडिया का ही बड़ा मार्केट जैसा उन्होंने यूज़ किया है। एंड थिंक व्हाट डू यू मीन बाय रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब क्या है? कोई भी जो चीज़ें बनाना है तो उसको कोई सपोज आपका घर में कुछ पकवान बनाना है तो उसके लिए मम्मी के पास तो क्या चाहिए, पहला उनकी ज़रूरत मटेरियल्स चाहिए, जैसे आटा, तेल, घी, उसके अंदर जो भी ऐड करते हैं ये सभी उसके रॉ मटेरियल। इसी प्रकार जो फैक्ट्रीज में जो भी चीज़ें बनते हैं वो फैक्ट्रीज में सपोज कॉटन क्लॉथ, अगर कपड़ा बनना है तो क्या मटेरियल चाहिए, पहला बनने के लिए कॉटन चाहिए। कॉटन में से धागा जैसा थ्रेड निकालेंगे, उस थ्रेड को मशीन के ऊपर कपड़ा जैसा बनाते हैं। इस प्रकार जो भी इंडस्ट्रीज की जो मेन मूल चीज़ें होती है वो रॉ मटेरियल होते हैं। और गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को विच एग्जाम्पल, एक कॉटन है और दूसरा शुगर केन। सपोज शुगर इंडस्ट्री होती है तो शुगर बनाने के लिए जो मेन रॉ मटेरियल क्या चाहिए, शुगर केन चाहिए। और एडिबल ऑयल सप्लाई करना है तो यानी एडिबल ऑयल खाने की जो ऑयल होती है, ये ऑयल को प्रोड्यूस करना है तो क्या चाहिए, रॉ मटेरियल में सीड्स चाहिए, ऑयल सीड्स, यानी जैसे ग्राउंड नट्स का है, यानी मूंगफली का सीड्स में से ऑयल निकालेंगे, ग्राउंड नट ऑयल। फिर सनफ्लावर का सीड्स होती है उसमें से भी ऑयल निकालते हैं। ऐसे अलग अलग राइस ब्राउन से भी, यानी राइस के ऊपर जो छिलका होती है उसमें से भी ऑयल निकालते हैं। ये सारे अलग अलग रॉ मटेरियल बोलते हैं। फैक्ट्रीज में जो चीज़ें बनाने के लिए जो मेन मटेरियल यूज होता है दैट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल। एंड मेक ए लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल सप्लाइड बाय योर विलेज। अगर आप जहाँ रहते हो वहाँ से कौन सा रॉ मटेरियल सप्लाई होते हैं फैक्ट्रीज के लिए, आप ऑब्जर्व करके एक लिस्ट बना सकते हैं। एंड मेक ए लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रॉ मटेरियल एंड द प्लेसेस टू विच दे आर सप्लाइड। और ऐसा एक लिस्ट बनाना है जो हमारा जो रॉ मटेरियल ले जाके उनकी देश में जो चीज़ें बना देते थे वो कौन सा प्रोडक्ट्स वो बनाए थे और वो प्लेसेस वो कहाँ कहाँ सप्लाई करते थे, इसका एक लिस्ट बनाना है। नेक्स्ट, कंडीशन ऑफ पेजेंट्स एंड एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिशर्स के समय पे जो हमारा जो पेजेंट्स यानी एग्रीकल्चर लैंड खुद का नहीं होता है उनका, और वो लैंड है लैंड लॉर्ड यानी जमींदार के पास रहती है पूरी लैंड उनकी। सिर्फ ये लोग जैसे रेंट पे लेके कैसे चलाते हैं ऐसा खेती करते थे। दे आर कॉल्ड पेजेंट्स। एंड एग्रीकल्चर यानी सिंपली स्मॉल फार्मर्स। पेजेंट्स मीन्स स्मॉल फार्मर्स। स्मॉल फार्मर्स का कंडीशन कैसा है और उस समय ब्रिटिश रूल का समय पे एग्रीकल्चर कैसा था इसके बारे में। द ब्रिटिश गॉट ए न्यू अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज देयर इनकम आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। They started exploiting peasants to earn more revenue, and as a result, the peasants became
पूरा. Many times the peasants had to sell their jewelry to pay the revenue. A large number of peasants had to borrow money from the moneylenders and consequently fell into a debt trap. Farmers lost their land and agriculture suffered in many regions of India. Moreover, Bengal witnessed a terrible famine in the year 1770 CE, in which lakhs of people died of starvation. तो ब्रिटिशर्स का एक नया चांस मिला है उनकी इनकम बढ़ने के लिए. ब्रिटिशर्स का इनकम इंक्रीज यानी बढ़ने के लिए उनके एक अच्छा मौका मिला है. वो क्या है? आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ द दीवानी राइट्स, यानी दीवानी राइट्स एंड राइट्स टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू. जैसे पहले हमने इससे पहले लक्ष्य में देखा है, सब्सिडी अलायंस में साइन करवा के उस राज्य में और उनकी जो आर्मी की मेंटेन करने के लिए वहाँ से कुछ एरियाज का टैक्स लेते थे वो लोग. इसी तरह से जो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ये तीनों जगह पे जो दीवानी राइट्स होते हैं उनका उनके अंडर आ गए, ब्रिटिश के अंदर आ गए. इसकी वजह से उनका इनकम बढ़ गया है. एंड दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग peasants to earn more revenue, and as a result the peasants became poorer. और इसके अलावा उन्होंने जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, पेजेंट्स से स्मॉल फार्मर्स, उनको एक्सप्लॉइट करना चालू किया. यानी उनकी जो मटेरियल होती है वो बहुत सस्ते में खरीदना और उनकी जो अगर बाहर से उनकी चीज़ बेचना है तो बहुत कॉस्टली से बेचना. इस तरह से एक्सप्लॉइटिंग करते थे. और किस लिए एक्सप्लॉइट करते? टू अर्न मोर रेवेन्यू, और ज़्यादा रेवेन्यू कमाने. एंड एज ए रिजल्ट द पेजेंट्स बिकेम पूरर. उसका वजह से जो पेजेंट्स हैं, स्मॉल फार्मर्स थे, वो पोर बन गए हैं. Many times the peasants had to sell their jewelry to pay the revenue. यानी उस समय अगर रेवेन्यू यानी टैक्स की जो लैंड की जो टैक्स होती है वो, अगर उस समय उनके यहाँ पे बारिश नहीं हुआ है या कोई क्रॉप नहीं हुआ तब भी वो उनको टैक्स पे करना ही है. इस तरह से वसूल करते थे. बट बहुत बार ऐसा हुआ, ये जो स्मॉल फार्मर्स का है उनकी ज्वेलरी बेच के वो टैक्स जमा करते थे रेवेन्यू का. मतलब उनके पास रेवेन्यू में से इनकम आया नहीं, और आया नहीं आया उससे मतलब नहीं. जितना लैंड है उनके उस लैंड के इतना अमाउंट रेवेन्यू जमा करते. ए लार्ज नंबर ऑफ पेजेंट्स हैड टू बोरो मनी फ्रॉम द मनी लेंडर्स. उसके लिए बहुत सारा फार्मर्स जो स्मॉल फार्मर्स थे यहाँ पे मनी लेंडर्स यानी मार्केट में जो मनी उधार देते हैं, दे आर कॉल्ड मनी लेंडर्स. एंड कॉन्सिक्वेंटली फेल्ट इनटू ए डेब्ट ट्रैप. और ये जो स्मॉल फार्मर्स थे ऐसा मनी लेंडर से मनी बोरो ला के टैक्स जमा करने के लिए बोरो लेते थे. उसके बाद उन लोगों ने डेब्ट ट्रैप यानी जो उधारी का उसमें फंस जाते. फार्मर्स लॉस्ट देयर लैंड एंड एग्रीकल्चर सफर्ड इन मेनी रीजन्स ऑफ इंडिया. इसका वजह से जो डेब्ट में होने के बाद फार्मर्स को उनकी लैंड खोना पड़ा है, यानी पैसा नहीं दे सकते तो उनकी लैंड रखते थे जमींदार. इस तरह से और एग्रीकल्चर सफर्ड इन मेनी रीजन्स ऑफ इंडिया. उसके बाद वो एग्रीकल्चर फील्ड में भी कोई सुविधा नहीं है, इसलिए बहुत एरियाज में बहुत सफ़र हुआ इंडिया. Moreover, Bengal witnessed a terrible famine in the year 1770 CE, in which lakhs of people died of starvation. ये पॉइंट अंडरलाइन करना आपको. और उस समय ऐसा ही इधर चल रहा है. तब बंगाल में एक टेरेबल फेमाइन यानी भयंकर सूखा 1770 में आया है. and in which lakhs of people died of starvation. और उस मीटिंग में lakhs of people starvation भूख से मर गए. Governor General Lord Cornwallis enforced Permanent Settlement Act in order to
कलेक्ट रेवेन्यू। तब रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए एक एक्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने एक न्यू एक्ट इम्प्लीमेंट के लिए दिए हैं। वो एक्ट का नाम है परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। और as per this act, the company fixed the revenue on an annual basis. The जमींदार यानी जमींदार को लैंडलॉर्ड भी बोलते हैं, were given the permanent rights of land and revenue collection। और ये जो न्यू परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जो बनाया था ब्रिटिशर्स ने, और ब्रिटिशर्स का जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने बनाए थे, उसका ये मीनिंग है, ये एक्ट के हिसाब से जो कंपनी फिक्स करेगा उनकी रेवेन्यू, यानी इतनी लैंड में कितनी रेवेन्यू लेना है वो फिक्स करेगा कंपनी। और द जमींदार्स वर गिवन द परमानेंट राइट्स ऑफ लैंड एंड रेवेन्यू कलेक्शन। और उसी समय पे जमींदार जो है यानी लैंडलॉर्ड जो है उनको परमिशन दिया है परमानेंट राइट्स ऑफ लैंड, यानी उनके पास अंडर में जितने भी लैंड है उनका पूरा परमानेंटली उनकी राइट्स है, और रेवेन्यू कलेक्शन का भी उनके पास अधिकार है, ऐसा लिखित में दिया गया। दिस इज हाउ ए क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स लॉयल टू द कंपनी वाज क्रिएटेड। इस प्रकार जो कुछ ग्रुप्स जो पहले कंपनी की बहुत लॉयल रहते थे वो अभी अगेंस्ट बन गए हैं। और दिस एक्ट आल्सो एंश्योर्ड द इनकम ऑफ द कंपनी। और इस एक्ट का वजह से कंपनी का इनकम और बढ़ गया। अगेंस्ट दिस द peasants who worked hard in the hot sun to cultivate the land and grow crops were exploited। और ये एक्ट में की अगेंस्ट में दूसरा जो है, जो पेजेंट्स है यानी जो स्मॉल फार्मर्स है, हु वर्कड हार्ड इन द हॉट सन, पूरा उनका खेत में फसल उगाने के लिए धूप में काम करते थे, और to cultivate the land and grow crops were exploited। और जो जिस लैंड ऐसा खाली है उसमें जाके इन लोगों ने कल्टिवेट करना चालू किया है धूप में, एंड ग्रो क्रॉप्स वर एक्सप्लॉइटेड। उसके बाद जो कल्टिवेट करने के बाद उसके अंदर क्रॉप्स जो है वो उगाने के लिए, इस तरह से उनके फ़ायदा के लिए ब्रिटिशर्स इंडियन स्मॉल फार्मर्स को बहुत नॉन एक्सप्लॉइटेशन किया गया है।